हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल द परमैजिकन में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। हम सभी लोगों ने एमसीक्यूज़ कंप्लीट कर लिए हैं और आप जिन लोगों ने नहीं देखा मैं उन सभी को बता देना चाहता हूँ कि एमसीक्यूज़ की प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है संजय पब्लिकेशन अतुल पब्लिकेशंस की, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में। उसके प्रीवियस ईयर भी मैंने कंप्लीट करा के वहाँ पे एमसीक्यूज़ की प्लेलिस्ट उसकी भी कंप्लीट है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी हैं। अभी भी आपके पास समय है और अपने प्रिपरेशन को इसी तरह से चलाते रहिए अच्छी तरह से। राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं हो चुकी हैं, उसका लास्ट पेपर बचा हुआ है, वो भी हो जाएगा। और अभी आगरा यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं आप सभी को पता है, शुरुआत है उसकी 23 सितंबर से। तो आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिए। मैंने वहाँ पे एमसीक्यूज़ कंप्लीट कराए हैं। अभी मैं यह वीडियो जो लेके आया हूँ, आप लोगों को पता होगा, यह जो हम लोगों ने थ्योरी पार्ट किया था उसका दूसरा पार्ट है। यहाँ पे हम लोग आज इसके आगे के टॉपिक में बात करेंगे, जो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर टॉपिक कंप्लीट किया था उसके आगे। तो उस पर बहुत सारे लोगों ने, उसमें से कुछ लोग हैं A to Z स्टडी विद डांस, शिल्पा यादव जी, ताहिर अंसारी जी, शैलेंद्र कुमार जी, लिम्थी चौधरी जी, इन सभी लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं। इस पर मैंने बोला था कि अगर आप लोगों को कुछ सही लगता है या कुछ भी सुझाव हो तो मुझे ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया है, और जिन लोगों ने भी देखा है उन सभी का धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें और अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब भी किया करें। और जो भी सुझाव हो, आज मैं फिर कहूँगा, आप इसको मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आज भी मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, उसी नॉलेज एंड करिकुलम का दूसरा पार्ट है, नॉलेज एंड करिकुलम। इसका एक टॉपिक आज मैं लेके आया हूँ जो कि हमारा होगा सूचना, क्योंकि ज्ञान के बाद सूचना टॉपिक आता है। हम लोग आज सूचना, जो एक छोटा सा ही टॉपिक है, उसको कहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और मैंने ये हैंड रिटन ही नोट्स बनाए हुए हैं, आप इसको समझने की कोशिश करिए। एमसीक्यूज़ आपके पास हैं, ये टॉपिक जैसे ही आपका कंप्लीट हो आप एमसीक्यूज़ सीरीज़ क्वेश्चन करिए वहाँ पे। और यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा विस्तार में नहीं लाया हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस वही लेके आया हूँ, जिससे कि आपको सिर्फ रिवाइज हो पाएँ चीज़ें और एक जगह पे वो सारी चीज़ें उस टॉपिक से रिलेटेड मिल पाएँ। तो यहाँ पे आज हम लोग सूचना के विषय में बात करेंगे, क्योंकि आपका एमसीक्यूज़ कंप्लीट है, आप वहाँ से बाकी सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आगे का क्रम आज का, उसको देख लेते हैं। एक सेकेंड। सूचना, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ आप इसको समझने की कोशिश करें। कुछ हैंड राइटिंग वगैरह थोड़ी सी गंदी हो सकती है और है भी, मगर आप समझिए जो चीज़ें आपको समझनी है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सूचना, सूचना क्या होता है, जिसको कि हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। यहाँ पे बस बेसिक चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, समय नहीं हम लोग ख़राब करेंगे अपना, बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस वही यहाँ पे हैं, और आप भी उसी हिसाब से चीज़ों को समझिए ध्यान में रख के। मैं यही कहूँगा आप सभी से। तो सूचना क्या है? सूचना, अगर हम बेसिक चीज़ों पे यहाँ पे देख लें तो सूचना से तात्पर्य क्या है? जो भी हम आदान प्रदान करते हैं अपनी चीज़ों को, अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को, वही हमारा क्या है, उसको ही हम सूचना कहते हैं। तो सूचना के कुछ समानार्थी शब्द हैं जिनको कि हम तथ्य बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं और आंकड़े आदि, यही है, ये सब क्या है, ये सूचना है। तो सूचना की परिभाषाएं हैं जो आपके एग्जाम्स में बहुत आ रहे हैं कि यह कथन किसने बोला है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, सूचना का परिभाषाएं। तो एन बल्किन के अनुसार सूचना की परिभाषा क्या है, किसके अनुसार? एन बल्किन के अनुसार। उन्होंने सूचना को क्या बोला है? वो कहते हैं कि सूचना उसे कहते हैं जिसमें आकार को परिवर्तित करने की क्षमता होती है। तो यह बात किसने बोली कि आकार को परिवर्तित करने की क्षमता होती है, उसे सूचना कहते हैं? ये बोला है एन बल्किन जी ने। दूसरा है ई हॉफमैन जी। उन्होंने क्या बोला है सूचना को कि वक्तव्यों अथवा तथ्यों अथवा संख्याओं की संपूर्णता को सूचना कहते हैं, जो बौद्धिक तर्कपूर्ण विचारधारा अथवा किसी अन्य मानसिक कार्य पद्धति के अनुसार धारणात्मक ढंग से परस्पर संबंध होती है। तो ये दो परिभाषाएं आपने देखी। एन बल्किन के अनुसार उन्होंने सूचना को क्या बोला? उन्होंने बोला कि जिसमें आकार को परिवर्तन करने की क्षमता होती है, ये एन बल्किन जी ने बोला। दूसरा ई हाफमैन जी ने बोला है। तीसरा जो है वो जे बेकर के अनुसार क्या है सूचना? तो किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं। यह किसने बोला? जे बेकर। वहाँ पे डायरेक्टली आपको एमसीक्यूज आता है कि किसी विषय से संबंधित तथ्य को सूचना कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे कि यह बात किसने बोली, तो यह बात बोली है जे बेकर ने। क्योंकि यह टॉपिक सूचना है, सूचना से रिलेटेड जो भी जिसने बोला है उसकी प्रकृति क्या होती है वो सब यहाँ पे कंप्लीट है। आप इसको देख लीजिए, उसके बाद सूचना से रिलेटेड आप अपने क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं।
इसके बाद डी बेल साहब हैं, उन्होंने क्या बोला सूचना को, कि सूचना एक आकार अथवा अभिकल्प है जो किसी उद्देश्य हेतु तथ्यों को पुनर्व्यवस्थित करती है। यह बात किसने बोली? या डी बेल ने बोली। क्या बोला उन्होंने? कि सूचना एक आकार अथवा अभिकल्प है जो किसी उद्देश्य हेतु तथ्यों को पुनर्वेद करती है, पुनर्व्यवस्थित करती है। फिर एक साहब और हैं जो कि आपके हैं रोवली एवं टर्नर। रोवली एवं टर्नर के अनुसार सूचना क्या है? कि सूचना वह आंकड़े हैं जो व्यक्तियों के मध्य प्रेषित हो सकें और प्रत्येक व्यक्ति उसका उपयोग कर सके। तो यह बात किसने बोली है? यह रोवली एवं टर्नर जी ने बोली है। क्या बोली? एक बार फिर से पढ़ते हैं कि सूचना वह आंकड़े हैं जो व्यक्तियों के मध्य प्रेषित हो सके और प्रत्येक व्यक्ति उसका उपयोग कर सके। यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जो आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर हुआ था उसमें सूचना से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सूचना से संबंधित आंकड़े कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें, ऐसा वहाँ पे प्रश्न है, आप उसको समझिए। यहाँ पे हम जो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि व्यावसायिक, सरकारी, गैर सरकारी, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विचारों के आदान प्रदान को ही सूचना कहा जाता है। हो सकता है वहाँ पे एमसीक्यूज में आ जाए आपके कि सरकारी स्तर पर आदान प्रदान को क्या कहा जाता है, तो आप आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक सूचना भी होगा। तो यहाँ पे विकल्प तो कई सारे दिए गए कि व्यावसायिक, सरकारी, गैर सरकारी, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, मगर आपको याद रखना है इन सभी के विचारों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? उनको हम सूचना कहते हैं। एक पॉइंट ये याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सूचना को शिक्षा या ज्ञान का एक भाग माना जाता है। अगर वहाँ पे पूछ लिया जाए कि किसको ज्ञान का भाग माना जाता है या शिक्षा का भाग माना जाता है, तो सूचना को ही भाग माना जाता है। तो सूचना के विषय में हम क्या समझते हैं? विचारों के आदान प्रदान को ही हम सूचना कहते हैं। इसके समानार्थी शब्द क्या होते हैं? ज्ञान या आंकड़े होते हैं। इसकी परिभाषाएं किन साहब ने दी हैं? आप एक बार याद करिए, मेमोराइज करिए। एन बल्किन साहब ने दिया है, ई हॉफमैन साहब ने दिया है, जे बेकर के अनुसार, डी बेल और रोवली एवं टर्नर जी के अनुसार सूचनाओं की परिभाषाएं हैं। व्यावसायिक, सरकारी, गैर सरकारी, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विचारों के आदान प्रदान को भी सूचना कहा जाता है। ठीक है, आगे का टॉपिक देखते हैं क्या है। सूचना की प्रकृति कैसी होती है? तो नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, ये कैसे होते हैं? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि सूचना की प्रकृति को समझने के लिए वर्सिंग तथा नेवेलिंग ने सूचना को निम्नलिखित कितने अभिगम या एक्सेस दिए, उन्होंने कितनी तरह से इसको बांटा है, आप इस तरह से समझ सकते हैं। किसने? वर्सिंग तथा निवेलिंग। मैंने यहाँ पे रेड कलर से उसको किया हुआ है, आप ये दोनों नाम याद रखिए कि किसने सूचना की प्रकृति को समझने के लिए अभिगम दिए हैं या एक्सेस दिए हैं। क्योंकि एक्सेस क्या होता है? जहाँ से हम चीज़ों को समझते हैं, ग्रहण करते हैं, तो वो क्या होता है? एक्सेस। आप समझते हैं ना, मोबाइल वगैरह में कहते हैं वो एक्सेस नहीं हो रहा है, तो एक्सेस का मतलब वहाँ पर हम लोगों को वहाँ से किसी चीज़ को लेते हैं। तो यह किसने दिया है? या वर्सिंग और निवेलिंग जी ने दिया है। तो क्या एक्सेस क्या है या प्रकृति, उसके क्या सोपान है वो देखिए। एक तो संरचनात्मक अभिगम है, दूसरा है ज्ञान अभिगम, तीसरा है संदेश अभिगम, चौथा है अभिप्राय अधिगम, 5 है प्रभाव अधिगम और 6 है प्रक्रिया अभिगम। तो ये सारे अभिगम आपको पता होने चाहिए। हो सकता है वहाँ पे आपके एग्जाम में डायरेक्टली यही पूछ ले कि ज्ञान अभिगम इनमें से किसने दिया है, वहाँ पे नाम दिया हो सिर्फ और सिर्फ वर्सिंग का, तो आप टिक कर सकते हैं। या दोनों दे सकते हैं, ए और बी, और सी में दिया जाता है ए और बी दोनों ने दिए। या हो सकता है सिर्फ नवेलिंग दे दें या दोनों दे दें। तो आप याद रखिए वर्सिंग और नवेलिंग ने किस तरह के अभिगम के दिए हैं। ये 6 के 6 अभिगम आप याद रखिए कौन कौन से दिए हैं। संरचनात्मक अभिगम, इनके विषय में ज़्यादा अभी नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि इतना समय नहीं है, बस आप मोटे तौर पे इन चीज़ों को याद रखिए कि इन्होंने किन किन चीज़ों को दिया है। इन्होंने संरचनात्मक अभिगम को दिया है, ज्ञान अभिगम को दिया है, संदेश अभिगम को दिया है, अभिप्राय अभिगम, प्रभाव अधिगम और प्रक्रिया अभिगम को दिया है। आगे का टॉपिक यहाँ पे देखते हैं। आगे इन्होंने एक बात और बोली है कि सूचना एक सामाजिक प्रक्रिया है एवं इसकी प्रकृति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन करती है। बिल्कुल सही बात है, अंडरस्टैंडिंग बेस पे है, हमारे बोध आधारित चीज़ है। क्या सूचना क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसकी प्रकृति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन करती है। बिल्कुल सत्य बात है। अब हम देखते हैं सूचना का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये किस तरह से हुआ है इसको देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन जो हैं जे.एच. शेरा साहब हैं, जे.एच. शेरा और जी.टी. मीरचंदानी, 2 लोग ये नाम याद रखिए। कौन है? जे.एच. शेरा और जी.टी. मीरचंदानी। पहले वाले कौन साहब थे? जो कहते हैं वर्सिंग तथा नेवेलिंग,
जिन्होंने सूचना को निम्नलिखित अभिगम बताए थे। और अभी सूचना का वर्गीकरण, वो सूचना की प्रकृति है, आप याद रखिएगा प्रकृति कैसी होती है। एक संरचनात्मक कोग्निटिव जिसको कि हम बोलते हैं, ज्ञान जो कि हमारे नॉलेज बेस्ड पे होती है, इसी तरह संदेश, ये सारी चीज़ें सूचना के क्या है, अभिगम है। और यहाँ पे उसका वर्गीकरण है। सूचना को वर्गीकरण एक जे.एच. सेरा जी ने किया है और जी.टी. मीरचंदानी जी ने। तो जे.एच. सेरा जी ने कुछ दिए हैं नाम, उनको देखिए। जे.एच. सेरा ने कौन कौन से वर्गीकरण किए हैं सूचना को, किस किस तरह से। तो इन्होंने प्रत्यात्मक सूचना बताया है, क्या, प्रत्यात्मक सूचना। दूसरा इन्होंने आनुभाविक सूचना बताया है। तीसरा प्रेरक सूचना बताया है। चौथा है कार्य विधिक सूचना। पांचवा है निदेशात्मक सूचना। और सिक्स्थ है आपका नीति संबंधित सूचना। आपके पास एमसीक्यूज ही बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप समझिए वहाँ पर डायरेक्टली यही दिया जाए कि निर्देशात्मक सूचना यह किसने दिया है। तो यह दिया है जे.एच. सेरा जी ने। या दे दे कि जे.एच. सेरा ने निम्न में से कौन से सूचना का वर्गीकरण किया है, सूचना को किस तरह से वर्गीकरण किया। वहाँ पे हो सकता है ऊपर के 3 दे दे, प्रत्यात्मक सूचना दे दे, अनुभाविक सूचना दे दे और प्रेरक सूचना दे दे। इनके विषय में पढ़ने का समय नहीं है, क्योंकि वो अगर पढ़ेंगे तो इतना समय हम लोग फिर बाकी चीज़ें नहीं हो पाएंगे। तो आप सिर्फ मोटे तौर पे पॉइंट्स को ही समझ लीजिए अभी। तो जे.एच. सेरा जी ने कौन कौन से वो दिए हैं, तो ये आप 6 के 6 याद कर लीजिए। प्रत्यात्मक सूचना दिया है, आनुभाविक सूचना दिया है, प्रेरक सूचना, कार्यविधिक, निर्देशात्मक सूचना और नीति संबंधित सूचना। वहाँ पे जी.टी. मीरचंदानी जी होंगे और जे.एच. शर्मा जी होंगे। तो सूचना का वर्गीकरण किस तरह से किया गया, तो 2 तरह से किया। किन लोगों ने किया, जे.एच. सेरा जी ने किया है और जी.टी. मीरचंदानी जी ने किया है। तो जे.एच. सेरा ने कितने प्रकार से बताया, 6 प्रकार से बताया। वो 6 प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ लेते हैं जी.टी. मीरचंदानी जी ने किस तरह से इसको वर्गीकृत किया है। तो उन्होंने सूचना को तकनीकी सूचना में वर्गीकृत किया है, वैज्ञानिक सूचना में वर्गीकृत किया है, व्यापारिक सूचना में वर्गीकृत किया है, सामाजिक जनसांख्यिकी सूचना में वर्गीकृत किया है, तकनीकी आर्थिक सूचना में वर्गीकृत किया है और औद्योगिक सूचना में वर्गीकृत किया है। तो अब आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि सूचना को 2 तरह से वर्गीकृत किया है। किन किन लोगों ने किया है, एक तो जे.एच. सेरा जी ने किया है, दूसरा जी.टी. मीरचंदानी जी ने किया है। जे.एच. सेरा जी ने भी 6 तरह से बताया और जी.टी. मीरचंदानी जी ने भी 6 तरह से बताया। अगर दोनों के सूचना का वर्गीकरण क्रम अलग अलग है, किस किस तरह से बताया, तो आप जी.टी. मीरचंदानी जी वाला याद कर लीजिए। 6 के 6 टॉपिक अभी याद करने के हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी जो अलग आ जाए तो वह समझ लिए जे.एच. सेरा जी ने बताएं। जी.टी. मीरचंदानी जी के बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं कौन कौन से हैं। तकनीकी सूचना है, वैज्ञानिक सूचना है, व्यापारिक सूचना है, सामाजिक सांख्यिकी सूचना है, तकनीकी आर्थिक सूचना है और औद्योगिक सूचना है। तो ये 2 तरह से वर्गीकृत किया गया है। किन किन लोगों ने किया, जे.एच. सेरा जी और जी.टी. मीरचंदानी जी। वहाँ पे नाम दे दिया जाए कि किन्होंने सूचना का वर्गीकरण किया है, तो ये 2 नाम हो सकते हैं। कोई भी आपका वर्गीकरण दे दिया जाए, वहाँ पे आपको दे दिया गया तकनीकी आर्थिक सूचना, कार्य विधिक सूचना, इनमें से कौन सा जी.टी. मीरचंदानी जी ने दिया है, तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे कि तकनीकी आर्थिक सूचना जी.टी. मीरचंदानी जी ने दिया है। तो ये यहाँ पे ये पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। ये हो गया हमारा सूचना का एक टॉपिक। इसमें ही ये इसको यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। इसके आगे एक टॉपिक है आपका विश्वास एवं मत। ये भी सूचना से ही रिलेटेड होता है, क्योंकि ये ज्ञान से ही रिलेटेड है। तो बिलीफ एंड ओपिनियन ये एक टॉपिक आता है, यहाँ पे इस चीज़ को पढ़ते हैं। छोटी सी डिफिनीशन है, ये नॉर्मल तौर पे है जिसको आप रिलेट कर पाएंगे, इसीलिए मैंने सिर्फ यही लिखी है कि विश्वास का अर्थ है जो कि वास्तविक है, सत्य है और उसकी कोई ना कोई वास्तविक सत्ता है। विश्वास वही होता है जो कि वास्तविक होता है। अगर नहीं होगा तो फिर वो विश्वास नहीं होगा, जिसको कि हम लोग कहते हैं विश्वास तोड़ दिया, क्योंकि फिर वो वास्तविक नहीं रह जाता है। तो विश्वास वह वस्तु है जो मनुष्य का संबंध ईश्वरीय शक्ति के संकेत से जोड़ देती है। ठीक है, क्योंकि बिलीफ ही सारी चीज़ें हैं जो हम सारी चीज़ों को कर पाते हैं। बिना बिलीफ के हम कोई भी चीज़ फिर नहीं कर पाते हैं। अगर बिलीफ हमारा ख़त्म हो जाता है किसी भी चीज़ पे, तो फिर हम उस पर क्या, उस चीज़ को हम झूठ समझने लग जाते हैं। इसीलिए क्या, हमारा जो वास्तविक चीज़ें हैं उसको हम ईश्वरीय चीज़ों से जोड़ते हैं, विश्वास को। तो यहाँ पे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन ने बिलीफ को, जो कि आपका, इसको अलग तरह से समझा है। इसको इन्होंने अब एक परिभाषा दी है। या आपसे पूछ लिया जाए कि यह किसने बोला है या इनकी परिभाषा यह किसने दी है, तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स ने विश्वास को क्या बताया है कि विश्वास आश्वासन अथवा दृढ़ धारणा की मानसिक स्थिति है। यह अपने आंतरिक अनुभूतियों के प्रति मन की वह मनोवृत्ति है जिसमें वह अपने द्वारा
निर्दिष्ट वास्तविकता को यथार्थ महत्व या मूल्य के रूप में स्वीकृति और समर्पित करता है। तो ये परिभाषा आप याद कर लीजिए, एक से दो बार और देखिएगा, इसको समझ पाएंगे। छोटी ही वीडियो बनेगी, ये ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, तो आप इसको समझिए। यह बात किसने बोली है? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स, यहाँ से ये आपकी परिभाषा आई है। किसको लेके? विश्वास को लेकर। आगे देखते हैं। आगे रसेल साहब हैं, इन्होंने भी विश्वास को लेकर एक बात बोली है। इसको देखिए क्या बोला इन्होंने। इन्होंने बोला है कि विश्वास मानसिक एवं शारीरिक दोनों स्थितियों का प्रामाणिक मेल है। क्या बात? अगर सिर्फ और सिर्फ आपके पास वहाँ पे यही आ जाए कि किसने बोला है कि विश्वास मानसिक एवं शारीरिक दोनों स्थितियों का प्रामाणिक मेल है, तो रसेल जी ने बोला है। उसके आगे भी इन्होंने बोला है कि विश्वास मात्र मन या शरीर में संबंधित नहीं है, बल्कि मानव संरचना की एक विशेष व्यवस्था भी है। तो यह बात किसने बोली है? या रसेल जी ने बोली है। नेक्स्ट है बेवेस्टर जी। इन्होंने विश्वास को क्या बोला है कि विश्वास किसी वस्तु की सत्यता की मानसिक स्वीकृति होती है। यहाँ यह आवश्यक नहीं है कि वह निरपेक्ष रूप से सत्य हो। तो यह परिभाषाएं आप याद रखिएगा कि विश्वास को इन्होंने किस किस तरह से बोला है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे हम इस चीज़ को समझ लेते हैं, और ये मैंने रेड से इसको मार्क किया है, आप इसको देखिए कि विश्वास को दो वर्गों में विभाजित किया गया। इस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए, हो सकता है यहाँ से टॉपिक आ जाए। क्या इसको किस तरह से वर्गीकृत किया गया है? एक तो विश्वास को हम बिलीव समझते हैं, तो इसको किया गया बिलीव इन और बिलीव दैट। क्या किया गया? बिलीव इन और बिलीव दैट। तो बिलीव इन को किस तरह से वहाँ पे आपको दे दिया है कि क्या किसी मानव तथा ईश्वर में विश्वास, इसको हम बिलीव इन बोलते हैं। बिलीव इन का मतलब किसी मानव या ईश्वर में विश्वास जो हम जगाते हैं या उसके तरह करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिलीव इन। और किसी प्रतिज्ञप्ति में विश्वास करते हैं तो उसको बिलीव दैट बोलते हैं। बिलीव इन क्या होता है? यह तर्क से परे होता है। जहाँ पे कोई तर्क की जगह ही नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बिलीव इन। क्योंकि ईश्वर में विश्वास, वहाँ पे कोई तर्क ही नहीं है। भगवान में हम क्या तर्क करेंगे? अगर जब हम वहाँ पे तर्क करने लग जाएंगे या वहाँ पे कोई युक्ति निकालने लग जाएंगे, तो वो बिलीव दैट में आ जाएगा। तो याद रखिए, जहाँ कोई भी चीज़ तर्क के साथ होती है वो बिलीव दैट में आएगी। मतलब इसमें युक्ति तर्क के लिए स्थान है, और बिलीव इन में तर्क से परे, वहाँ पे कोई तर्क के लिए कोई स्थान नहीं है। भावना से ओतप्रोत है बिलीफ इन, बिल्कुल वहाँ पे भावना ही होती है। भगवान के प्रति हमारी क्या होती है? भावना ही होती है। तो बिलीफ इन में क्या होता है? भावना से ओतप्रोत है बिलीफ इन, और बिलीव दैट बौद्धिक तत्व निहित है। तो ये तीनों पॉइंट्स आप याद रखिए। बिलीफ इन में क्या क्या बोला गया? बिलीफ इन में किसी मानव तथा ईश्वर में विश्वास रखने वाला होता है, या तर्क से परे होता है, और भावना से ओतप्रोत होता है। ये होता है हमारा बिलीफ इन और बिलीफ दैट। विश्वास को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, बिलीफ इन और बिलीफ दैट। इस तरह से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है इसमें ओपिनियन। बहुत ही छोटी सी लाइन है इसमें, बस आप इसको समझिए ऐसे ही यहाँ पे सॉरी। किसी के विषय में धारणा बनाना, राय बनाना तथा निर्णय देना, यह क्या है? हमारा एक ओपिनियन है, जिसको कि हम मत बोलते हैं। उस व्यक्ति के विषय में एक विशेष सोच को प्रदर्शित करता है। भाई ओपिनियन क्या होता है? हम किसी के विषय में ही तो बताते हैं। आपने अगर बोल दिया कि आप द परमा एजुज्ञान पे आपको एमसीक्यूज मिले हुए हैं, तो आपने क्या बनाया? वहाँ पे अच्छे एमसीक्यूज मिले हैं, गलत एमसीक्यूज मिले, या आपने ओपिनियन आपका बताया। तो ये क्या है? ओपिनियन। उसके बाद जब हम उस चीज़ को बोलते हैं और वहाँ से समझ के कोई चीज़ बोलते हैं, तो फिर वो हमारा ज्ञान हो जाता है। क्या हो जाता है? ज्ञान हो जाता है, या हम उस तरह से चीज़ों को लेके चलते हैं। आप ये वाला टॉपिक हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, उस पर अभी नहीं जाते हैं। तो आप सिर्फ ओपिनियन को समझिए कि किसी भी विषय में अपनी धारणा बना लेते हैं, राय बना लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ओपिनियन बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, ओपिनियन और विश्वास में। ये छोटा सा डिफरेंस है, मगर ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। क्या ओपिनियन क्या होता है? मत एक बयान या विचार है जो किसी बिंदु पर होता है। और विश्वास क्या होता है? विश्वास किसी के वास्तविक रूप को स्वीकार करने का विचार है। क्योंकि जब हम किसी को स्वीकार करते हैं तो विश्वास के साथ ही करते हैं, और उसके बारे में जब हम कोई बात बोलते हैं तो वो हमारा मत होता है, मतलब हमारा वो ओपिनियन होता है उसके लिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट मत के लिए क्या है? मत न्याय तथ्यों पर आधारित होता है। याद रखिएगा, वहाँ पे आपके पास ऑप्शन एमसीक्यू आ जाए कि क्या तथ्यों पर आधारित होता है, वहाँ पे मत दिया हो, विश्वास दिया हो, और दो ऑप्शन और दिए हो, तो जो है क्या आपका ओपिनियन जो होता है वो किस पर आधारित होता है? तथ्यों पर आधारित होता है। भाई यहाँ पे आप चैनल के रिगार्डिंग आप क्या तथ्य एकत्रित करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, तभी तो आप उस पर क्या करेंगे? अपना ओपिनियन देंगे।
और विश्वास क्या है, एक सांस्कृतिक, नैतिक एवं मूल्य पर आधारित होता है। आप सभी लोगों ने विश्वास ही किया इस चैनल पर, तभी आप यहाँ पे आप हैं। हम लोग साथ में इसीलिए हैं क्योंकि आपने क्या किया, एक विश्वास बिठाया है। तो विश्वास और मत में बहुत छोटी सी लकीर है, आप उसको समझिए। तो ये हमारा आपका जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है, और मैंने आप लोगों के लिए यहीं से रिलेटेड 2 से 3 MCQs तैयार किए हैं। प्लीज़ इन तीनों MCQs के आंसर आप 1 2 3 करके आप कमेंट करिएगा कि किसका कौन सा MCQ है। तो मैं आपको करेक्ट होगा तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने करेक्ट MCQ नहीं दिया है, वो आपको बताना है इसमें से कौन सा है। ऐसे ही MCQ आपके पास वहाँ पे आएंगे। तो पहला MCQ है, मत तर्क एवं बौद्धिक ज्ञान पर आधारित नहीं होता है, तो इनमें से क्या है आप उसको बताएंगे। यह कथन सत्य है, असत्य है, अपूर्ण है या कथन अस्पष्ट है। दूसरा MCQ है, किसी विषय में अपनी राय, दृष्टिकोण या अपना पक्ष रखना, यह क्या है, विश्वास है, तर्क है, मत है या न्याय है। इसी तरह से MCQs भी आते हैं आपके। और आपका तीसरा पॉइंट है, विश्वास को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो अब आप ये बताएंगे 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 2 या 5 वर्गों में। तो ये हमारा आज का टॉपिक जो है आपका सूचना और ओपिनियन बिलीफ, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आप सभी लोगों से यही कहूँगा, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपका ये लोगो है चैनल का, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सभी लोगों को जिन लोगों ने साथ यहाँ पे दिया है। आप सभी लोग देखते रहिए चैनल को, और इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। अभी भी जो सुझाव हो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और भी जो नए लोग हैं वो मुझे बताएं कि ये सीरीज़ आप लोगों को कैसी लग रही है, और जो भी चीज़ें आपको लग रही हैं वो मुझे करनी चाहिए, वो आप प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, और इसको ज़रूर शेयर करते रहें आपके दोस्तों के साथ, और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।